ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। एरो में रूही अपने केबिन में बैठी थी कि तभी उसका फोन बजा। रूही ने फोन को पिक करते हुए कहा, हाँ जिमी बोलो। दूसरी तरफ से आवाज आए, बॉस आपने जैसा कहा था मैं उस जगह की पूरी इंफॉर्मेशन निकली, लेकिन बॉस हमें बस आश्रम से कुछ भी शक करने वाली चीज नहीं मिली। लेकिन हाँ बॉस, जब मैं ये पे आया तो यहाँ पे बिग बॉस के कुछ फोटो है जो कि इनके बचपन और कुछ उनके टीनेज की थी। उसकी बात सुन रूही हैरानी से बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? जहां तक मुझे पता है मम्मी की तो पूरी थी। उसी बात पे जिम्मी बोला, बॉस आप सही कह रही है, बिग बॉस की पूरी फैमिली थी। लेकिन बॉस, जब मैंने ये के ओनर से बात की और उससे बिग बॉस के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया था कि बिग बॉस के फैमिली के हेड ने बॉस को इस आश्रम में डाला था। और जब बिग बॉस 18 साल की हुई तो बिग बॉस के दादाजी बिग बॉस वापस अपने साथ लेकर आ गए थे। जैसे जैसे रूही यह सब सुन रही थी उसकी हैरानी को कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अपनी हैरानी से जल्दी से बाहर आते हुए बोली, ठीक है जिमी, और भी चीज को पता करो। और हाँ एक बात और, पूनम मालिक और सुनीता राजवंश का पास्ट बैकग्राउंड चेक करो और पता करो कि क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या। उसकी बात सुन जिमी हैरानी से बोला, ये आप क्या कह रही हो भला? आपकी वो सो कॉल्ड सौतेली माँ का पूनम राजवंश से क्या ही रिश्ता होगा? उसकी बात पे रूही बोली, जो बोला है वो करो। ये बोल रूही फोन कर देती है और अपनी चेयर से सिर टिका के बैठ जाती है और उसको मिस्टर रायजादा की बात याद आती जो बोल रहे थे। फ्लैशबैक रूही के बर्थडे वाले दिन, जब मिस्टर रायजादा ने रूही को उसी माँ की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो वो रूही को अपने साथ अकेले में बात करने के लिए बोल था, जिसे से रूही ने उन्हें उनकी गाड़ी तक छोड़ने जाती है। तभी मिस्टर रायजादा रूही से बोले, रूही बेटा आपको पता मैं और आपकी मम्मी बचपन के दोस्त हुआ करते थे, इसलिए उनके अतीत में ऐसा बहुत कुछ है जो बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने ने कभी मुझे कुछ बता तो नहीं है, लेकिन मैं बार जरूर करूंगा कि जब तुम्हारी मम्मी ने यह वसीयत मुझे बना को बोला था, मैंने उनसे सवाल किया था कि वो इतनी जल्दी अपनी वसीयत क्यों बना रही है। तब उन्होंने ने मुझे बताया था कि उनके जाने के बाद बहुत से लोग मेरी बेटी के पीछे होंगे, इसलिए मैं उसे अभी से मजबूत बना रही हूँ ताकि वक्त आने पे वो उन लोग से अकेले लड़ सके। उनकी बात सुन रूही हैरानी से अपने मन में बोली, मतलब माँ को पता था कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्होंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था। उसके कान में फिर से मिस्टर रायजादा की आवाज गई जो बोल रहे थे, बेटा एक बात याद रखना, तुम्हें जल्द से जल्द किसी ऐसे इंसान से शादी करनी होगी जो कि बहुत पावरफुल हो, ताकि जब वो लोग तुम पे हमला करे तो तुम उनसे लड़ सको। ये बात तुम्हारी मम्मी ने मुझे बोला था। उनकी बात पे रूही बोली, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मैंने खुदा इतना मजबूत बनाया है कि कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता है। ये बात तो सच ही, क्योंकि रूही की मम्मी ने बचपन से उसको हर एक चीज में एक्सपर्ट बनाया था, फिर चाहे वो फाइट हो या फिर बिजनेस, और भी बहुत कुछ थी जो रूही की मम्मी ने रूही को सिखाया था। आज रूही अपनी बाएं हाथ से किसी को अर्श से फर्श पे लाने की ताकत रखती थी। उसकी बात सुन मिस्टर रायजादा उसका सर थपथपा के चले जाते हैं। तुरंत रूही अपनी आंखें खोल देती है। दूसरी तरफ आर के कंपनी में आर्यन अपने सामने खड़ी लड़की को देखता है और वो उसको चेयर पे बैठने का इशारा करता है। उसके बाद वो मुस्कान की लाई हुई फाइल को रीड करने लगता है। उसके बाद फाइल पे साइन कर देता है और मुस्कान को फाइल देता है। मुस्कान भी वहां से फाइल लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद आर्यन अपना सिर पीछे सीट से टीका लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के एक बार फिर से मुझे चेहरा आ जाता है, जिसने इस वक्त एक व्हाइट शर्ट के नीचे ब्लैक पेंसिल पैंट पहनी हुई थी। उसके बाद जो कि एक पोनी में लगा हुआ था, उसके आगे 2 बाल उसके गाल पे थे, उसी ब्राउन आंखें जिसमें मासूमियत थी।
वो बात अलग है, हम जानते ही कि मुस्कान कितनी मासूम है। आर्यन झट से अपनी आंखों को खोल देता है और जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोला, अभी अभी मेरे केबिने को लड़की आई थी, मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। आर्यन ने अपनी ये बात जितने रौबदार आवाज में बोला था उतने ही बड़ा झटका उसके असिस्टेंट को लगा था। वो जिस चेयर पे बैठा अपना काम कर रहा था वो उस पे से धम की आवाज के साथ नीचे गिर गया, जिसे उसको बहुत जोर से कमर पे लगा था। वो अपने कमर को सहलाते हुए बोला, इन्हें लड़कियों में कब से इंटरेस्ट आने लगा है, आज तक तो किसी भी लड़की को नजर उठा के नहीं देखा, तो फिर आज कैसे ये बोल। वो जल्दी से ईशान के केबिन में जाने को हुआ ही था कि एक बार फिर से उसको कॉल पे आर्यन की आवाज आए, अगर इस बारे में ईशान को कुछ भी बताया तो याद रखना तुम अपने ये जॉब छोड़ सकते हो। उसकी धमकी सुन तो बेचारा डर गया, लेकिन फिर जल्दी से बोला, ओक बॉस, मैं जल्दी से आपको उस लड़की इंफॉर्मेशन देता हूँ। आके वो कुछ बोलता उससे पहले ही एक बार आर्यन की आवाज उसके कान में गई, जो बोल रहा, लड़की नहीं है वो। उसके ऐसे बोलने पे असिस्टेंट बोला, बॉस आपने तो लड़की बोला था। इस बार आर्यन गुस्से से बोला, वो लड़की मेरे लिए है, तुम्हारे लिए वो तुम्हारी लेडी बॉस है, तो नेक्स्ट टाइम से उसे रिस्पेक्ट देना समझे। ओक बॉस, मैं अगली बार ध्यान दूंगा, असिस्टेंट ने हालत हुए जवाब दिया। उसकी बात सुन आर्यन बोला, इट विल गुड फॉर यू। ये बोल वो फोन रख देता है। असिस्टेंट अपने माथे का पसीना पोंछत हुए बोला, जब बॉस लड़की के बारे में पता नहीं है तो एब इतना कर रहे, अगर उसके बारे पता हो गया तो नहीं मैं ये नहीं सोच सकता। ये बोल वो केबिन किसी को कॉल कर देता है, उसके बाद फोन को रख फिर से अपना काम करने लगता है। ईशान को कुछ भी बताया तो याद रखना तुम अपने ये जॉब छोड़ सकते हो। उसकी धमकी सुन तो बेचारा डर गया, लेकिन फिर जल्दी से बोला, ओक बॉस, मैं जल्दी से आपको उस लड़की इंफॉर्मेशन देता हूँ। आके वो कुछ बोलता उससे पहले ही एक बार आर्यन की आवाज उसके कान में गई, जो बोल रहा, लड़की नहीं है वो। उसके ऐसे बोलने पे असिस्टेंट बोला, बॉस आपने तो लड़की बोला था। इस बार आर्यन गुस्से से बोला, वो लड़की मेरे लिए है, तुम्हारे लिए वो तुम्हारी लेडी बॉस है, तो नेक्स्ट टाइम से उसे रिस्पेक्ट देना समझे। ओक बॉस, मैं अगली बार ध्यान दूंगा, असिस्टेंट ने हालत हुए जवाब दिया। उसकी बात सुन आर्यन बोला, इट विल गुड फॉर यू। ये बोल वो फोन रख देता है। असिस्टेंट अपने माथे का पसीना पोंछत हुए बोला, जब बॉस लड़की के बारे में पता नहीं है तो एब इतना कर रहे, अगर उसके बारे पता हो गया तो नहीं मैं ये नहीं सोच सकता। ये बोल वो केबिन किसी को कॉल कर देता है, उसके बाद फोन को रख फिर से अपना काम करने लगता है। दूसरी तरफ एएम इंडस्ट्रीज में अरमान अपने केबिन में बैठा अपने लैपटॉप पे काम कर रहा। उस समय पूरे केबिन में अरमान के लैपटॉप पे चल रही उसकी उंगलियों की आवाज गूंज रही थी। अरमान ने अपने ब्लेजर को अपने सीट के पीछे टांग रखा था। उसके शर्ट के 3 बटन अभी खुले हुए थे, जिसे उसके ब्रॉड कंधे और चेस्ट दिख रहे थे। इस वक्त अरमान बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लगता था। वैसे कि किसी ने सही ही कहा, लड़के हमेशा ही काम करते वक्त कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगते हैं, जैसे इस वक्त अरमान लगता। अरमान के केबिन के शांति को तोड़ते हुए अरमान के केबिन दूर पे नॉक होने की आवाज आती है, जिसे सुन अरमान अपनी गंभीर आवाज में बोला, कम इन। उसके इतना कहते ही नील अंदर आता है और वो अरमान की तरफ देख बोला, बॉस जैसा कि आपने कहा था वो काम हो गया है। इस समय सोहेल हॉस्पिटलाइज्ड है, जिस कारण पूनम मालिक इस समय बॉयल आई हुई है। वो अपने किसी आदमी को फोन कर इस एक्सीडेंट को करने वाले को ढूंढ रही है। उसकी बात पे अरमान तिरछा मुस्कुरा देता है। नील अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोला, बॉस सोहेल को ज्यादा चोट नहीं लगी है, जिस कारण उसे कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन बॉस उसके सानिया भी थी जिसे सर पे चोट लग है और वो कोमा में चली गई है। फिर अपनी बात पे हंसते हुए बोला, बॉस ये मिस सानिया रस्तोगी तो बड़ी ही कमजोर निकली, सर पे सिर्फ एक जगह से पे चोट लगी और वो कोमा में है। अरमान कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो वहां से मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। आर्यन अपने केबिन में बैठा हुआ एक फाइल रीड कर रहा था। उसके सामने इस वक्त उसका असिस्टेंट खड़ा था। आर्यन उसको बोलने का इशारा करता है, जिसे समझ आर्यन का असिस्टेंट बोला, बॉस लेडी बॉस का पूरा नाम मुस्कान शर्मा है। ये शर्मा फैमिली की एक लौटी बेटी है, लेकिन जब लेडी बॉस 4 साल की तब इनकी मां मौत हो गई। इनकी फैमिली इस वक्त इनके पापा राम वर्मा है, इनकी सौतेली मां सलोनी वर्मा है, इनकी सौतेली बहन सुमिता वर्मा है।
इनके पापा ने सेकंड मैरिज कर लिए और इनकी सौतेली माँ हमेशा इन्हें टॉर्चर करती थी, जिसके बारे में मुस्कान के पापा को नहीं पता है। वो एक मिलिट्री जनरल है, जिस कारण वो ज्यादा अपने घर पे नहीं रहते हैं, जिस कारण उसे बारे में कुछ पता नहीं है। इनके घर सिर्फ इनके पापा और इनकी सौतेली बहन सुमिता है, इनसे प्यार करती है। लेडी बॉस इस समय हॉस्टल में रहती है क्योंकि उन्हें अपनी सौतेली माँ के बातें बर्दाश्त नहीं होता है, को उन्हें हर वक्त ताना मारती है। ये ही नहीं, उनकी सौतेली माँ ने बहुत बात उन्हें मारा भी है। लेडी बॉस और लिटिल बॉस सेम क्लास में है और वो हमारे कंपनी में प्लानिंग डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम काम करते हैं। आर्यन जब अपने असिस्टेंट की पूरी बात सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मन में ही बोला, डोल तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब होगा। ये सोच वो अपने असिस्टेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और उसे वहां से जाने को बोल देता है। उसकी बात वो असिस्टेंट अपने चेहरे पे खुशी और उदासी के भाव लिए केबिन से बाहर चला जाता है। रूही जो कि अब तक घर आ चुकी थी, वो अपने कमरे में बेड पे लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेटी है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार जिमी की कही हुई बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिस कारण उनके पेरेंट्स ने उसकी मां की अनाथ आश्रम भेज दिया था। अब रूही के लिए उसकी मां एक मिस्ट्री बनके रह गई। रूही अपने मन में ही सोच रही थी कि आखिर क्यों उनके पेरेंट्स ने उसके मां को अनाथ आश्रम भेजा गया था। आखिर क्यों पूरा परिवार होने के बावजूद वो एक अनाथ की जिंदगी जी रही थी। आखिर कैसे इसकी मां एक मेडल की क्वीन बनी। ऐसे बहुत से सवाल थे रूही के मन में, लेकिन जवाब एक भी नहीं है। रूही अपनी जगह से उठी है और सीधा अपने क्लोजेट में जाके उस सीक्रेट डोर के पास जाती है जहां से रूही अपने मां के कमरे में जाती है। रूही जब अपनी मां के कमरे में आती है तो वो उनके कमरे में कुछ ढूंढने लगती है। रूही पूरे कमरे की तलाशी लेती है, लेकिन उसे वो चीज कहीं नहीं मिलती है। रूही अपनी नजर इधर उधर घुमा ही रही थी कि तभी उसे उसकी नजर एक जगह पे जाती है जो कि एक बुक सेल्फ था। रूह उस बुक सेल्फ को खोल के देखती है तो उसे वहां पे एक रेड बुक नजर आती है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस बुक सेल्फ में जितनी भी बुक्स थी वो सब अलग अलग थी, लेकिन उनके कवर ब्लैक एंड व्हाइट थे, जिस कारण रूह की नजर उस पे टिक जाती है। रूही जैसे ही उसे बुक सेल्फ में रेड वाली बुक को बाहर निकलती है, अचानक ही उस कमरे में एक रोबोटिक आवाज आती है, डोर इज ओपन, और उसकी साथ के एक सीधी जो कि ऊपर सीलिंग की तरफ से नीचे आती है, जिसे देख रूही हैरान हो जाती है। वही हॉस्पिटल में पूनम मालिक किसी से फोन पे बात करते हुए गुस्से बोली, क्या बकवास कर रहे हो कि नहीं पता चला मेरे बेटा ये हॉस्पिटल में है और तुम लोग बोल रहे कि अभी तक तुम्हें वो आदमी नहीं मिला जिसने यह एक्सीडेंट किया है। उसकी बात सुन दूसरी तरफ से आवाज आई, जान शांत हो जाओ, मैं भी पता कर रहा हूँ कि आखिर कौन है जिसने यह एक्सीडेंट किया है, क्योंकि सोहेल मेरा भी बेटा है तो भला मैं उस इंसान को कैसे छोड़ सकता हूँ। उसकी बात सुन पूनम मालिक धीरे धीरे शांत हो जाती है, क्योंकि कि कहीं ना कहीं विग आदमी भी सही बोल रहा था। तभी वो आदमी बोला, एक काम करो, इस बारे में तुम अरमान से बात करो, क्योंकि अरमान तो तुम्हारे हाथ की कुतपुतली है, तो जैसे बोलोगी वो वैसे जी ताली बजा है, और ऊपर से सोहेल को तो अपने भाई से बढ़ के मानता है, को जल्द ही इस इंसान के बारे में पता करके बात देगा। उसकी बात पूनम को सही लगती है। वो ठीक है मैं जवाब से फोन रख देती है और सीधा अरमान के कॉल करती है, लेकिन अरमान उनका कॉल पिक नहीं करता। ये देख वो पहले तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अरमान को अपने इतना काबू में कर रखा था कि अगर वो कितनी ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में क्यों ना हो वो उनका कॉल पिक कर लेता है, लेकिन आज उसका फोन पिक न करना पूनम को बेचैन कर रहा था। उनके माथे पे बल पड़ गए थे। उसकी बात सुन पूनम मालिक धीरे धीरे शांत हो जाती है, क्योंकि कि कहीं ना कहीं विग आदमी भी सही बोल रहा था। तभी वो आदमी बोला, एक काम करो, इस बारे में तुम अरमान से बात करो, क्योंकि अरमान तो तुम्हारे हाथ की कुतपुतली है, तो जैसे बोलोगी वो वैसे जी ताली बजा है, और ऊपर से सोहेल को तो अपने भाई से बढ़ के मानता है, को जल्द ही इस इंसान के बारे में पता करके बात देगा। उसकी बात पूनम को सही लगती है। वो ठीक है मैं जवाब से फोन रख देती है और सीधा अरमान के कॉल करती है, लेकिन अरमान उनका कॉल पिक नहीं करता। ये देख वो पहले तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अरमान को अपने इतना काबू में कर रखा था कि अगर वो कितनी ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में क्यों ना हो वो उनका कॉल पिक कर लेता है, लेकिन आज उसका फोन पिक न करना पूनम को बेचैन कर रहा था। उनके माथे पे बल पड़ गए थे।
पूनम जी इस समय बहुत परेशान थी क्योंकि आन उनका रिसीव नहीं कर रहा था। तो वही अरमान एक तक अपने फोन को देखता है जिसपे पूनम जी के अब तक 20 से ज्यादा मिस्ड कॉल थे, लेकिन फिर वो उन्हें पिक नहीं करता है। एक बात फिर से अरमान का फोन रिंग करता है जिसे अरमान एक स्मर्क के साथ पिक कर लेता है और बिना पूनम जी को मौका दिए हुए ही बोला, मॉम मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। ये बोल वो फोन कट कर देता है। उसे याद कैसे पिछले जन्म उसकी इस सो कॉल्ड मॉम ने उसे जहर देना शुरू कर दिया जब उसने रूही को अपने मेंशन में लेके आया था, क्योंकि और वो रूही को भी बहुत परेशान करती थी और उसके दिमाग में अरमान के खिलाफ बहुत से बुरे ख्याल डाला करती थी ताकि रूही को कभी भी अरमान की सॉफ्ट और केयरिंग साइड ना दिखे। और जैसा वो चाहती थी वैसा होता भी है। जब रूही घर छोड़ के भागी थी और तभी उसका किडनैप हुआ था जिसकी खबर अरमान को हो गई थी, और वो जब अपने घर से रूही को ढूंढने निकलने लगा तभी उसे पुलिस ने झूठे ड्रग्स के केस में अरेस्ट कर लिया था। अरमान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके खुद को जेल से बाहर भी निकल लिया था और रूही को अपने लोगों से बोले पूरे शहर में ढूंढने को बोला था। तभी उसे किसी का कॉल आता है क्योंकि इसे रूही के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जिस सुन वो अपनी कार लेकर उस जगह के लिए निकल जाता है। लेकिन तब तक उसके ऊपर जहर का असर शुरू होने लगा था और उसकी आंखें बंद होने लगी थी कि तभी उसके सामने से आ रही ट्रक ने अरमान की कार को हिट किया था। वो टक्कर इतनी तेज थी कि अरमान की कार सीधा हवा में उड़ गई थी और 2 राउंड हवा में लगने के बाद वो नीचे गिरा था। अरमान अपनी कार में घायल पड़ा हुआ था कि तभी उसके से एक व्हाइट कार आके रुकती है जिसमें से पूनम जी, सोहेल और सानिया बाहर आती है। वहां एक और ब्लैक कार आती है लेकिन उस कार में से कोई बाहर नहीं निकलता है। पूनम जी अरमान की ऐसी हालत देख अपने आंखों में झूठी आंसू लिए बोली, अरे बेटा तुम ये कैसे कार चला रहे थे, देखी हो गया ना एक्सीडेंट। फिर वो सोहेल के पास आते हुए बोली, सोहेल जल्दी से कार निकालो, हम अरमान को हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर थोड़ा रुक के अरमान के पास आते हुए बोली, लेकिन अगर हम इसे हॉस्पिटल ले गए तो ये बच जाएगा और हमारे पाँव से तो हम इस मरने के लिए कच लिया, वो तो डूब जाएगा ना। अरमान जो पहले तो अपनी सौतेली माँ की हॉस्पिटल ले जाने वाली बात पे कुछ बोलने वाला था, वो जब उनकी आगे की बात सुनता है तो उसको झटका लगता है। फिर वो अपनी धीमी आवाज में बस इतना बोला, क्यों किया ये। इसी बात पे सोहेल और पूनम जी हंसते हुए बोले, प्रॉपर्टी बेटा प्रॉपर्टी, पता है तुम्हारे घर में शादी करके आने में मुझे कितनी दिक्कत हुई थी। पहले तुम्हारी माँ को रास्ते से हटाया, फिर तुम्हें अपने ममता के प्यार में फंसाया, फिर तुम्हारे उस रूही को भड़काया और उसका किडनैप करवाया। हमेशा उसे टॉर्चर करती और तुम्हारे खिलाफ करती थी। तुम्हें तुम्हारे खाने में जहर देना ताकि तुम अंदर से कमजोर बनते जाओ। ये सब काम बहुत ही मेहनत वाला था। वही जैसे जैसे अरमान उस औरत की बात को सुन रहा था वैसे वैसे उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से लाल हो रही थी। तभी पूनम जी के फोन पे किसी का कॉल आने लगा, जिसे देख पूनम जी ने फोन को पिक करते हुए बोली, हाँ सुमन बोलो, क्या हाल है तुम्हारी उस बेटी का। पूनम का इतना कहना था कि अरमान पूनम जी मुंह से सुमन नाम सुन के समझ गया था कि पूनम जी रूही की सौतली माँ से बात कर रही थी। वो कुछ बात करने के बाद अरमान की तरफ देखते हुए बोली, अरमान तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हारी वाइफ रूही आज नर्कवासी होने वाली है, इसलिए अब तुम्हारी मुलाकात रूही से नर्क में होगी। तब ब्लैक कार का बैक साइड विंडो हल्का डाउन हुआ और एक आदमी की कर्कश आवाज आई, जल्दी से इसका किस्सा खत्म करो, हमें बॉस ने बुलाया है। अब जाके अरमान की नजर उस ब्लैक कार पे पड़ी थी लेकिन उसको सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने नंबर प्लेट की तरफ देखा लेकिन को भी उसको हल्का हल्का दिख रहा था। लेकिन तभी सोहेल ने उसके ऊपर गन चला दी थी ताकि एनलिक का नाम कहीं ना आए। सबब यही लगेगा कि बिजनेस टायकून अरमान मालिक की मौत उनके किसी दुश्मन ने किया था और जो जहर अरमान को दिया गया था वो एक ऐसा जहर था कि उसका पोस्टमार्टम में नमो निशान नहीं मिलेगा। फ्लैशबैक एंड अरमान अपनी सोच से बाहर आते हुए बोला, इसमें किसी को नहीं छोड़ूंगा, सभी मौत मेरे हाथों ही होगी और उस आदमी का पता तो मैं लगा कर रहूंगा जिसने इन लोग को मेरी और रूह की जिंदगी में भेजा है। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, उसकी आंखों में इस वाली एक मैडिस इंटेंशन था। दूसरी तरफ रूही अपनी माँ कमरे थी, उसके सामने इस वक्त सीधी थी जिसके जरिए रूही उस रूम में आती है।
इस वक्त वहां पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, जिस कारण रूही को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए रूही ने प्लेन हाथों के सहारे ही रूम ही स्विच बोर्ड को ढूंढने लगी थी। थोड़े टाइम रूही को स्विच बोर्ड मिल गया था। रूही जल्दी से स्विच को प्रेस करती है और तुरंत वहां पे लगी लाइट जलने लगती है। रूही सामने का नजारा देख हैरान थी। वही एक 30 मंजिला बिल्डिंग जिसपे बड़े बड़े अक्षर में न्यूज दिन रात लिखा था। उस बिल्डिंग के 29th फ्लोर के एक केबिन में लड़का अपने डेस्क पे बैठ कुछ काम कर रहा था कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। वो लड़का अपने नॉर्मल आवाज में बोला, कम इन। उस लड़के के आवाज सुन बाहर खड़ा शख्स अंदर आते हुए बोला, आज फिर हमें एक अननोन मेल से मेल आता है। इस बार भी ये मेल बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े हुए इंसान मिस्टर देशमुख के कंपनी का है, जो कि अपने हर बिजनेस के पीछे से बहुत से इलीगल काम करता है। उसकी बात सुन वो लड़का चिढ़ते हुए बोला, अरे यार, क्या कोई इंडिया में ऐसा है जो भी ब्लैक मनी और गलत काम में बिजनेस वर्ल्ड में एक्सिस्ट करते हो? पता नहीं ये लोग बिजनेस करने आते हैं या गलत काम करने। फिर वो लड़का अपने सामने खड़े लड़के से बोला, अब जब न्यूज आए हैं तो कर दो टेलीकास्ट। वैसे भी उसमें हमारा ही फायदा है, जो यह न्यूज हम सबसे पहले अपने चैनल पे दिखाएंगे और टीआरपी भी अच्छी होगी। उसकी बात पे वो आदमी अपना सर हिलाते हुए बोला, बॉस ये बात तो आपने बिल्कुल सही किया। आखिर इस इंसान के कारण ही तो हम इतना आगे तक निकल आए हैं कि आज हमारा चैनल इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया है। इस मंजिला बिल्डिंग जिसपे बड़े बड़े अक्षर में न्यूज दिन रात लिखा था, उस बिल्डिंग के 29th फ्लोर के एक केबिन में लड़का अपने डेस्क पे बैठ कुछ काम कर रहा था कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। वो लड़का अपने नॉर्मल आवाज में बोला, कम इन। उस लड़के के आवाज सुन बाहर खड़ा शख्स अंदर आते हुए बोला, आज फिर हमें एक अननोन मेल से मेल आता है। इस बार भी ये मेल बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े हुए इंसान मिस्टर देशमुख के कंपनी का है, जो कि अपने हर बिजनेस के पीछे से बहुत से इलीगल काम करता है। उसकी बात सुन वो लड़का चिढ़ते हुए बोला, अरे यार, क्या कोई इंडिया में ऐसा है जो भी ब्लैक मनी और गलत काम में बिजनेस वर्ल्ड में एक्सिस्ट करते हो? पता नहीं ये लोग बिजनेस करने आते हैं या गलत काम करने। फिर वो लड़का अपने सामने खड़े लड़के से बोला, अब जब न्यूज आए हैं तो कर दो टेलीकास्ट। वैसे भी उसमें हमारा ही फायदा है, जो यह न्यूज हम सबसे पहले अपने चैनल पे दिखाएंगे और टीआरपी भी अच्छी होगी। उसकी बात पे वो आदमी अपना सर हिलाते हुए बोला, बॉस ये बात तो आपने बिल्कुल सही किया। आखिर इस इंसान के कारण ही तो हम इतना आगे तक निकल आए हैं कि आज हमारा चैनल इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया है। अपने असिस्टेंट की बात सुन वो लड़का हल्का मुस्कुरा देता है और बोलता, ओक फाइन, वैसे भी जब ये हमारा ज्यादा है तो क्या इस उठा लेते हैं। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट की तरफ देख बोला, जाओ और सब कुछ रेडी करो, इस न्यूज को भी मैं ही टेलीकास्ट करूंगा। उसकी बात पे असिस्टेंट वहां से निकल जाता है और वो लड़का उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ रूही अपनी मां ले सीक्रेट कमर में थी और अपने सामने देख रही, जहां पे बहुत से एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट रखे हुए थे जो कि बहुत ही महंगे रेयर थे। रूही उन इक्विपमेंट की तरफ देख बोली, यह इतने महंगे और रेयर इक्विपमेंट मां के कहां से आए? उसके बाद वो उसे प्यार रूम की तलाशी लेती है। तभी उसे एक ड्रॉअर में एक बुक मिलती है। वो जैसे ही बुक को उठाती है, वैसे ही इस बुक में से एक फोटो नीचे गिरता है, जिसे देख रूही जल्दी से उस फोटो को अपने हाथ में ले लेती है और उसे देखने लगती है। उस फोटो को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। रात का समय मुस्कान एक सुनसान रास्ते पे चल रही थी। उसे आज ऑफिस से निकलते हुए देर हो गई थी, जिस कारण उसे अब कोई भी टैक्सी और ऑटो नहीं मिल रहा था, जिस कारण मुस्कान पैदल जा रही थी। तभी उसके सामने एक ब्लैक कार आके रुकती है, जिसे देख मुस्कान अपनी जगह पे रुक जाती है। तभी कार के फ्रंट साइड का डोर ओपन होता है और आर्यन का असिस्टेंट मानव कार से बाहर आता है और मुस्कान की तरफ देख हल्के स्माइल के साथ बोला, मुस्कान, रात काफी हो गया तो तुम कार में बैठ जाओ, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। वैसे भी इतनी रात को तुम्हारा ऐसे चल के जान सही नहीं है। मानव के बात मुस्कान को सही लगता है और अपना सिर हिला का हाँ में इशारा कर देती है और उसे थैंक यू बोल कार के बैक सीट पे बैठ जाती है। वहीं आर्यन तो घूर करमन को देख रहा था, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं आ रहा था कि मानव मुस्कान से बात करते वक्त मुस्कुरा रहा था।
उसके बाद उनकी कार वहां से निकल जाती है। वही मुस्कान को पता नहीं कब नींद लग गई, वो कार में सो गई। मुस्कान का सर विंडो से टीका हुआ था, जिसके देख आर्यन ने जल्दी से उसके पास आता है, उसके सर को हल्के हाथों से ही अपने कंधे पे रख देता है। अब उसके चेहरे पे एक सेटिस्फाइड स्माइल थी। वही मानव उसकी इस हरकत पे हैरान था और वो हैरानी से अपने कादूस बॉस को देख रहा था, जो कि अपनी बहन के अलावा किसी भी लड़की से सीधे मुंह बात तक नहीं करते और आज ये लड़की का सर खुद अपने कंधे पे रख रहे हैं। वही रूही के कमरे में रूही अभी अभी शॉवर लेकर अपने रूम में आई थी। आज उसने पिंक कलर का नाइट सूट पहने हुए थी। जैसे ही रूही अपने कमरे में आती है, उसे बेड पे अरमान लेता हुआ दिखाई देता है, जो शर्टलेस होके अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे रख एक तक बस सीलिंग को ही देख रहा था। जैसे ही अरमान को वॉशरूम का गेट खुलने की आवाज आती है तो उस तरफ देखने लगता है जहां पे रूही इस वक्त खड़ी उसे ही देख रही थी। रूही की नजर इस वक्त अरमान के मस्कुलर बॉडी वो ही टिकी थी। उसकी नीली आंखें बस एक अपने सामने शर्टलेस अरमान को देख रही थी, जिसे उसका गाल सूख रहा था। वो उसकी बड़ी देखने में इतनी खो गई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि कब अरमान उसके सामने आके खड़ा हो गया है। रूही अपने मन में ही बोली, हाय मेरा अरमान कितना हॉट और हैंडसम है। सच में पिछले जन्म में मेरे दिमाग में पत्थर पड़े थे, जो मैं ऐसे इंसान की जगह उस सूखे पापड़ को पसंद किया था हूँ। वो आगे कुछ सोचती उसे पहले ही उसके कान में अरमान की डीप मैग्नेटिक आवाज आई, वाइफी डू यू वांट टू टेस्ट मी। जैसे ही रूही ने ये सुना, वो अपने ख्याल को जातक देती है। अब उसका मन कर रहा था कि वो अभी कहूँ गायब हो जाए। शर्म से उसका चेहरा, जो कि हॉट शॉवर से रेड था, अब अरमान की बातों से और ज्यादा रेड हो गया था। जिस देख अरमान को बहुत मजा आ रहा था, उसको तंग करने के लिए अरमान ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है और रूही को थोड़ा टीस और मासूम की एक्टिंग करते हुए बोला, वाइफी ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारा हूं ना, और तुम जो मुझे ऐसे देख क्या छू भी सकती हो। अब मेरी इज्जत तुम्हारी भी है। ये बोल वो अपनी एक आई विंक कर देता है। बेचारी रूही, उसका चेहरा इतना लाल हो गया था जैसे कश्मीरी सेब। वही रूही को ऐसा देख अब जो अरमान रूही को टीस कर रहा था, अब वो उसे गाल पे किस कर बाइट कर लेता हूं, जिसे रूही के मुंह से हल्की सिसकी निकल जाती है। अरमान रूही से थोड़ी दूर होके उसको देखने लगता है। बालों से टपकता पानी को कि उसके नाक से होते हुए उसके गले से फिसलते हुए उसके नाइट ड्रेस में कहीं गुम हो रहे थे। उसके चेहरा, जो कि हॉट शॉवर से रेड थे, अरमान के टीस के कारण और ज्यादा रेड जो गई थी। उसकी नीली आंखें, जो कि पलकों के नीचे अरमान को ही देख रही थी। इसके गुलाबी होठ, जिन्हें देख अरमान को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक लड़का अपनी मूविंग चेयर पे बैठा था। अचानक ही उसका फोन रिंग करता है। वो जल्दी से फोन को पिक करता है। दूसरी साइड से कुछ बोला जाता है, जिसे सुन वो लड़का बोला, ठीक है मैं कल आता हूँ। अब जब सामने से ये जंग होगी और वो सिर्फ मेरी होगी, उस पे मेरा हक होगा। ये बोल वो आदमी फोन कट कर देता है। फिर सामने रूही के फोटो को देखते हुए बोला, रूह में आ चुका हूं, तुम्हारी जिंदगी चुपचाप मेरी बन जाना, वरना मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक लड़का अपनी मूविंग चेयर पे बैठा था। अचानक ही उसका फोन रिंग करता है। वो जल्दी से फोन को पिक करता है। दूसरी साइड से कुछ बोला जाता है, जिसे सुन वो लड़का बोला, ठीक है मैं कल आता हूँ। अब जब सामने से ये जंग होगी और वो सिर्फ मेरी होगी, उस पे मेरा हक होगा। ये बोल वो आदमी फोन कट कर देता है। फिर सामने रूही के फोटो को देखते हुए बोला, रूह में आ चुका हूं, तुम्हारी जिंदगी चुपचाप मेरी बन जाना, वरना मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा। वही रूही और अरमान अभी भी एक दूसरे को टीच कर रहे थे। तभी अरमान के नजर रूही के गीले बालों पे गई, जिसे देख वो जल्दी से रूही के हाथ को पकड़ ड्रेसिंग टेबल के पास मिरर के सामने बिठा देता है। वही रूही बस अरमान को देख रही और समझने की कोशिश कर रही थी, आखिर अरमान कर क्या रहा। तभी वो देखती है कि अरमान ने हेयर ड्रायर उठा, उसको स्टार्ट कर उसके बालों को सुखा रहा है। रूही एक तक अरमान को ही देख रही थी। अचानक ही उसके चेहरे पे एक छोटी स्माइल और आंखों में एक चमक आ जाती है। अरमान एकदम सीरियस होकर रूही के बालों को सुखा रहा था। उसके चेहरे को देख ऐसा लग रहा था जैसे यह उसके लिए कितना जरूरी काम है। उसकी आंखों में एक चमक थी, जिसका मतलब तो वही जानता था। जब अरमान ने अच्छे से रूही के बालों को सुखा दिया तो WIH झुककर उसके बालों पे किस कर लेता है। वही इस एहसास से रूही की आंखें बंद हो जाती है।
अरमान भी रूही के इस एक्शन को देख हल्का मुस्कुरा देता है। उसके बाद वो रूही को अपनी बाहों में उठा बेड पे लिटा देता है और खुद उसके ऊपर छा जाता है। अरमान गौर से रूही को देख रहा था। गोला चेहरा, चबी फेस, बंद आंखें, घनी पलके, कांपते गुलाबी होंठ, जिन्हें देख अरमान खुद पे काबू न करते हुए उन कांपते होंठ को अपने होंठ के बीच ले उसको पैशनेटली किस करने लगता है। उसकी किस वक्त के साथ डीप होती जा रही थी। जहां अरमान और रूही एक दूसरे में खोए हुए थे तो वही कोई था जो आने वाले समय में दोनों को अलग करने की कोशिश में लगने वाला था। अगली सुबह मुस्कान जब अपनी आंखें खोल एक अंगड़ाई लेते हुए बोली, चल मुस्कान, कर ले आज एक नए जन्म की तैयारी। फिर अपने ही मुंह बना के, पता नहीं ये सुबह होती ही क्यों है, खुद तो सूरज चाचू को कम होता नहीं है और मुझे मासूम पे तो तरस आता ही नहीं। ये बोलते बोलते मुस्कान जल्दी से बेड से खड़ी हो जाती है और अपने आसपास देखती है, जहां पे खुद को वो अनजान रूम में हैरानी से देखते हुए बोली, ये किसका कमरा है और मैं कहाँ हूँ। लेकिन उसे कल रात की सारी बात याद आने लगी तो उसने खुद से ही कहा, कल रात में आर्यन सिर के साथ हॉस्टल जा रही थी तो फिर मैं ये क्या कर रही हूँ, कहीं उन्होंने मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया और वो अब मुझे टॉर्चर तो नहीं करेंगे न, क्योंकि मैंने उनकी बहन से दोस्ती कर की है। अरे लेकिन मुझे क्या पता था जिस लड़की से मैं दोस्ती करूंगी वो लड़की का भाई आर्यन जैसे कदूस होगा। अगर मुझे पता होता तो कभी भी रूही से नहीं मिलती। हाँ, उस नोवेल में ऐसा ही था कि कैसे एक भाई अपनी बहन को लेकर इतना ज्यादा पजेसिव था जी। उसे ये भी पसंद नहीं था कि उसकी बहन किसी से फ्रेंडशिप, लेकिन जब उसके भाई को पता चला कि उसकी बहन ने एक लड़की को दोस्त बनाया तो वो लड़का अपनी बहन के फ्रेंड को किडनैप कर उसे बहुत टॉर्चर करता है। इस समय मुस्कान के दिमाग ऐसे ही उल्टी पुल्टी बातें चल रही थी। अगर इस वक्त उसकी बातों को रूही सुन लेती तो शायद उसे खुद पे भरोसा नहीं होता कि उसकी टीम एक लड़की बेवकूफ है। अभी मुस्कान यहां से निकलने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके रूम के दूर पे नॉक हुआ तो मुस्कान ने डोर की तरफ देख, जो कि फिलहाल के लिए बंद था। उसे फिर से नोवेल की याद आ जीव, जिसमें उस लड़के ने अपनी बहन के फ्रेंड को ऐसे ही एक रूम में रखा था और सुबह होते ही वो उसके डोर पे नॉक करता है। जब लड़की दूर खोलती है तो वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ नीचे हॉल में ले जाता है और फिर उसे फ्लो पे गिरा देता है। ये याद आते ही मुस्कान घबरा जाती है, लेकिन फिर जल्दी से खुद को संभाल कर डोर को ओपन करती है तो जैसे कि उसने सोचा था सामने आर्यन ही था, जिसे देख अब मुस्कान की घबराहट जो उसने कुछ देर पहले ही शांत किया था वो अब डर में बदल जाता है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आर्यन उसके आगे एक बैग करते हुए बोल, ये कपड़े हैं, जल्दी से रेडी होके नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाओ। जैसे ही मुस्कान उस कपड़े के बैग को देखती है तो हैरान हो जाती है। वो ऐसे ही हैरानी भरे आवाजें बोली, क्या आप मुझे टॉर्चर नहीं करने वाले? वही आर्यन, जिसकी नजर अभी मुस्कान के बनते बिगड़ते चेहरे पे थी, वो उसकी बात सुन लेता है और अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? आर्यन ने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि उसे अभी भी अपने वाली लड़की की बात पे यकीन नहीं हो रहा था, जिस कारण उसे ये लगा कि उसने कुछ गलत सुना होगा। इसलिए वो एक बार और कंफर्म करने के लिए ये सवाल करता है। वही आर्यन का सवाल सुन मुस्कान हड़बड़ा जाती है, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को संभाल कोलगेट का ऐड कर बोली, वो मैं पूछ रही थी कि मैं ये कैसे? उसकी बात का जवाब देते हुए आर्यन बोला, कल रात को तुम कार में ही सो गए थी और मैंने तुम्हें जगाने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम नहीं उठी, इसलिए मुझे तुम्हें राजवंश विला में लाना पड़ा। आर्यन की पूरी बात सुन मुस्कान एक राहत को सांस लेती है और अब उसको थोड़ा एम्ब्रासिंग फील हो रहा था, जिस कारण वो अपना सिर झुका के सॉरी और थैंक यू बोलती है। उसकी सॉरी और थैंक यू सुन आर्यन कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए बोल, मुझे थैंक यू तो समझ आता, लेकिन सॉरी किस लिए? उसकी बात मुस्कान बोली, वो कल मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई थी ना, इसलिए। उसकी बात सुन आर्यन मन में ही बोला, अरे स्वीट हार्ट, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कल मैं तुम्हें जगा दिया होता तो रात को तुम्हारे बगल में कैसे सोता? ये सोच उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, जिसे देख मुस्कान को लगा कि वो कैसुअल सी स्माइल है, लेकिन हकीकत तो सिर्फ आर्यन जानता था। उसके बाद आर्यन मुस्कान के रूम से बाहर चला जाता है। उसे
कल रात की बात याद आ रही जब वो मुस्कान को लेकर विला आया था और मुस्कान को रूही के बगल वाले रूम सुला देता है, लेकिन जैसे ही वो जाने को होता है मुस्कान उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस कारण आर्यन अपनी जगह पे रुक कर पीछे देखता है जहाँ पे मुस्कान ने उसके हाथ को अपने सर के नीचे पिलो की तरह एडजस्ट किया था। ये देख आर्यन के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ जाती है और फिर वो वही मुस्कान के बगल में सो जाता है और सुबह होते ही वो मुस्कान से रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मुस्कान उसे दूर जाए या फिर गलत समझ ले। वही एक ब्लैक BMW राजवंश विला के सामने आके रुकती है, जिसमें से एक लड़का बाहर आता है। 5'10" हाइट, गोरा रंग, भूरी आंखें, बाल सलीके से सेट, व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट, हाथ में ब्रांडेड वॉच, एक हाथ में ब्लेजर पहने था। वो लड़का बाहर आते ही उस विला को देखते हुए बोला, आई एम बैक लिटिल डॉल। उसके चेहरे वो एक एविल स्माइल थी। वही ऊपर खड़ा अरमान भी उसे इंसान को देख रहा था, उसके चेहरे पे भी एक डेविल स्माइल थी। उसको देख अरमान बोला, आ गया मेरा पहला शिकार। मुस्कान उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस कारण आर्यन अपनी जगह पे रुक कर पीछे देखता है जहां पे मुस्कान ने उसके हाथ को अपने सर के नीचे पिलो की तरह एडजस्ट किया था। ये देख आर्यन के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ जाती है और फिर वो वही मुस्कान के बगल में सो जाता है और सुबह होते ही वो मुस्कान से रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मुस्कान उसे दूर जाए या फिर गलत समझ ले। वही एक ब्लैक BMW राजवंश विला के सामने आके रुकती है, जिसमें से एक लड़का बाहर आता है। 5'10" हाइट, गोरा रंग, भूरी आंखें, बाल सलीके से सेट, व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट, हाथ में ब्रांडेड वॉच, एक हाथ में ब्लेजर पहने था। वो लड़का बाहर आते ही उस विला को देखते हुए बोला, आई एम बैक लिटिल डॉल। उसके चेहरे वो एक एविल स्माइल थी। वही ऊपर खड़ा अरमान भी उसे इंसान को देख रहा था, उसके चेहरे पे भी एक डेविल स्माइल थी। उसको देख अरमान बोला, आ गया मेरा पहला शिकार। वही वो लड़का बड़े ही स्टाइल से चलते हुए अंदर आया और एक नजर हाल को देखता है जहां पे इस वक्त प्रिया और सुनीता जी बैठे हुई कुछ बात कर रहे थे। वही प्रेम जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी उसकी नजर दो लोग पे जाके रुक जाती है, जिसे उसकी आंखों में गुस्सा और एक किलिंग इंटेंस नजर आ रही थी, क्योंकि वो दोनों कोई और नहीं अरमान और आर्यन थे। वही उन दोनों की आंखों में भी सेम इमोशन थे। वो लड़का अपने चेहरे पे एक झूठी मुस्कान लाते हुए बोला, मासी और प्रियू कैसे हैं आप लोग। वही अचानक से इस आवाज को सुन प्रेम जी, सुनीता जी और प्रिया तीनों की नजर सामने खड़े शख्स पे जाती है, जिस देख सुनीता की आंखों में चमक आ जाती है, जिसे प्रिया भी देख लेती है और उसके चेहरे पे एक एविल स्माइल आ जाती है। सुनीता जी अपनी खुशी को दिखाते हुए बोली, अरे दानिश, तुम लंदन से कब आए, और आने से पहले हम कॉल कर देते तो हम तुम्हें लेने आते। उनकी बात सुन दानिश बोला, आज सुबह ही आया हूँ मासी, और वैसे भी मुझे आपको लोगों को और रूह को सरप्राइज देने था। जैसे अरमान ने उसके मुंह से रूही के रूह सुना तो उस खून खोलने लगा था। उसने गुस्से से अपनी हाथों की मुट्ठी कस ली थी। तभी उसे दानिश की आवाज सुनाई दी जो बोल रहा था, मासी मासी मेरी रूह किधर है। जैसे ही उसने ये कहा था वैसे ही उसकी नजर सीढ़ियों से उतर रही रूही पे जाती है, तो वे जल्दी से आगे बढ़ रूही को गले लगाने वाला ही थी कि तभी आर्यन आगे आता है और रूही को अपने गले लगा लेता है और इसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ये बोल वो उसके फोरहेड पे किस लेता है। तभी बाहर से जॉगन करके ईशान भी अंदर आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर दानिश पे जाती है तो उसका भी खून खोलने लगता है, क्योंकि यह वही इंसान था जिसने रूही के मन में उन लोगों के लिए नफरत के बीज डाले थे, जिसे रूही धीरे धीरे उन लोगों से दूर होती चली गई और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। अभी रूही की नजर दानिश पे नहीं गई थी। वही दानिश अभी भी हैरान था, क्योंकि उसने जो रूही के दिल में आर्यन और ईशान के लिए नफरत की चिंगारी लगाई थी वो आग की तरह फैल गई। लेकिन अब बिना बरसात ले ऐसा क्या हुआ कि वो आग आज पानी बनके आर्यन और ईशान को सुकून दे रहे थे। ये बात दानिश की बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसकी इमेज रूही के सामने खराब हो जाती, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। आर्यन भी समझ रहा था दानिश क्या सोच रहा है, क्योंकि इस इंसान ने बहुत बार आर्यन और ईशान पे हमला किया था, उन्हें मरने की कोशिश की थी, जिसे वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि रूही आर्यन और ईशान से नफरत करती थी और वही दानिश ने रूही के दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। वो जो भी रूही को बोलता था वो उसका बात मन वो करती थी।
अभी आर्यन ये सोच ही रहा था कि तभी सुनीता जी आगे आते हुए रूही से बोली, रूही बेटा देखो कौन आया है। ये बोल वो उसका हाथ पकड़ दानिश के सामने कर देती है। वही जैसे ही रूह दानिश को देखती है उसके आंखें लाल हो जाती है, उसके माथे पे पसीना छलक आता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो ऐसे ही दानिश को देखते ही बेहोश हो जाती है। अरमान ने जैसे ही रूही को बेहोश होते देख वो तुरंत उसके कमर से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे रूही अब अरमान की बाहों में थी। वही दानिश का खून जो पहले से खोल रहा था अब तो मानो वो जलने लगा था रूही को अरमान के करीब। वही सब लोग हैरानी से रूही को देख रहे थे को अभी अभी सबसे हंस कर बात कर रही थी और अब किसी बेजान इंसान की तरह पड़ी है। अब तक मुस्कान भी नीचे आ चुकी थी और रूही की ऐसी हालत देख वो उसके लिए परेशान हो जाती है। परेशान तो आर्यन, ईशान और प्रेम जी भी थे। अरमान बिना किसी पे ध्यान दिए ही रूही को गोद में उठा उसके कमरे की तरफ चला जाता है। उसके पीछे पीछे आर्यन, ईशान, मुस्कान भी थे, प्रेम जी भी आ रहे थे, लेकिन आर्यन और ईशान ने उन्हें माना कर दिया था। वो लोग नहीं चाहते थे कि प्रेम जी रूही के करीब भी जाएं। ईशान ने डॉक्टर को भी कॉल कर दिया था, वो भी आ जाते हैं और रूही को चेक करने लगते हैं। फिर वो आर्यन, ईशान और अरमान तीनों को एक नज़र देखते हैं और बोलते हैं इन्हें पैनिक अटैक आया है। इन्होंने कुछ ऐसा देखा है जिसे इन्हें नहीं देखना चाहिए था। वही पैनिक अटैक जा नाम सुन सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता था। आर्यन डॉक्टर से सवाल करते हुए बोला, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि रूही को यह अटैक कब से आ रहा है? उसकी बात सुन डॉक्टर बोले, देखिए मिस्टर राजवंश, हम ये तो नहीं बता सकते कि यह कब से हो रहा है, लेकिन जैसी इनकी कंडीशन है इन्हें ये अटैक पिछले 5 साल से हो रहा है। जैसे ही आर्यन और ईशान ये सुनते हैं उनके हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि वो लोग हर वक्त रूही पे किसी न किसी तरह नजर रखते हैं। वही अरमान अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ खड़ा था। उसकी आंखें इस वक्त बहुत कोल्ड था लेकिन उसके हाथों की मुट्ठी काशी हुई थी। आर्यन की नजर जब अरमान पे जाती है तो उसके पास आते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है रूही के इस कंडीशन के बारे में? आर्यन ने अरमान से यह सवाल इसलिए किया था क्योंकि अरमान डॉक्टर की बातों को ऐसे सुन रहा जैसे उसे सब पहले से ही पता था। ये बात सच भी, अरमान को ये बात पहले से पता थी। अरमान डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा करता है, फिर आर्यन और ईशान को लेकर कमरे से सीधा स्टडी रूम में चला जाता है। आर्यन फिर से अरमान से सवाल करता है तो इस बार अरमान हाँ में जवाब देते हुए कहता है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि रूही को पैनिक अटैक आने का रीजन क्या है, लेकिन पूरी बात नहीं बता सकता क्योंकि उस समय में जो देखा था उसके बाद मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरी जान निकल ली हो। उसकी बात सुन आर्यन और ईशान है थे क्योंकि अरमान की इस बात से उन्हें बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही थी। आर्यन अरमान की तरफ देख परेशानी से बोला, ऐसा भी क्या हुआ था? उसकी बात पे अरमान बोला, आज से 3 साल पहले जब तुम्हारी वो स्टेप सिस्टर और वो दानिश रूही को लेकर क्लब गए थे, उसे समय एक लड़के ने गलती से रूही से उसका टक्कर लगा गया था, जिस कारण दानिश ने रूही के सामने उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया था। और यही नहीं, उसने रूही के साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। रूही उस समय भी बहुत स्ट्रांग थी जिस कारण उसने उस मौत को तो देख लिया था, लेकिन उसके बाद दानिश ने जो उसके साथ करने की कोशिश की थी उसे रूही सदमे में चली गई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रूही दानिश को हमेशा से अपना भाई मानते आई थी, लेकिन उस रात के बाद अगर रूही गलती से भी दानिश को देख लिया करती थी तो वो बहुत ज्यादा ही पैनिक होने लगती थी। वक्त और मैं दानिश के साथ कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो रूही को हमारी कमजोरी और अपनी ताकत बना लेता था। वही आर्यन और ईशान ने जैसे ही उसकी बात सुनी थी तो वो लोग हैरान थे, उनकी आंखों में नमी तैर गई थी। अरमान अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोला, उस घटना में तुम्हारी उस सो कॉल्ड स्टेप सिस्टर का भी हाथ है। दानिश रूही के लिए किसी साइको से कम नहीं है। यही भी उन लोग ने बचपन से रूही को ड्रग्स दे रहे हैं ताकि वो आगे जाकर कमजोर बन जाए। उस ड्रग्स का असर बहुत ही खतरनाक है, लेकिन मुझे अभी तक रूही पे उस ड्रग्स का कोई असर दिख नहीं रहा है। अरमान की बात सुन आर्यन और ईशान की आंखें गुस्से से लाल थी और आंसू से भीगी हुई थी। आर्यन ने अरमान की तरफ देख बोला, वो कैसा ड्रग्स है और उसका एंटीडोट तो होगा ना? अरमान ने ना में सिर हिला दिया। अरमान ने अपनी बात को क्लियर करते हुए बोला, उस ड्रग्स को जिसको भी दिया जाता है वो इंसान धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है और एक समय आने पर उस इंसान का दिमाग एक खाली पेपर की तरह हो जाता है।
जिसे आप जो बोलो वो उस चीज को वैसे ही समझने लगता है, उसे आप जो बोलो जी वो वही समझे और जानेगा। इस ड्रग्स का एंटीटोड सिर्फ एक इंसान के पास होगा, वो है इस ड्रग्स को बनाने वाले डॉक्टर के पास है। वही आर्यन और ईशान ने जैसे ही उसकी बात सुनी थी तो वो लोग हैरान थे, उनकी आंखों में नमी तैर गई थी। अरमान अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोला, उस घटना में तुम्हारी उस सो कॉल्ड स्टेप सिस्टर का भी हाथ है। दानिश रूही के लिए किसी साइको से कम नहीं है। यही भी उन लोग ने बचपन से रूही को ड्रग्स दे रहे हैं ताकि वो आगे जाकर कमजोर बन जाए। उस ड्रग्स का असर बहुत ही खतरनाक है, लेकिन मुझे अभी तक रूही पे उस ड्रग्स का कोई असर दिख नहीं रहा है। अरमान की बात सुन आर्यन और ईशान की आंखें गुस्से से लाल थी और आंसू से भीगी हुई थी। आर्यन ने अरमान की तरफ देख बोला, वो कैसा ड्रग्स है और उसका एंटीटोड तो होगा ना? अरमान ने ना में सिर हिला दिया। अरमान ने अपनी बात को क्लियर करते हुए बोला, उस ड्रग्स को जिसको भी दिया जाता है वो इंसान धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है और एक समय आने पर उस इंसान का दिमाग एक खाली पेपर की तरह हो जाता है। जिसे आप जो बोलो वो उस चीज को वैसे ही समझने लगता है, उसे आप जो बोलो जी वो वही समझे और जानेगा। इस ड्रग्स का एंटीटोड सिर्फ एक इंसान के पास होगा, वो है इस ड्रग्स को बनाने वाले डॉक्टर के पास है। जैसे ही आर्यन और ईशान ने डॉक्टर का नाम सुना तो उनकी आंखें हरनी से बड़ी हो गई। आर्य अरमान की तरफ देख बोला, क्या कहा तुमने डॉक्टर? वो तो बहुत ही मिस्टीरियस डॉक्टर है, आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने तो उन्हें देखा तक नहीं है, तो फिर हम उन्हें कांटेक्ट कैसे करेंगे? उसकी बात पे अरमान, ये बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने हर आदमी को बहुत से हॉस्पिटल में लगा के रखा है जहां से हम डॉक्टर की होने की और उनसे कांटेक्ट करने का कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा। आर्यन ने उसकी बात पे सर हिला दिया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें उस ड्रग्स के बारे में कैसे पता चला था? अरमान ने आर्यन की तरफ देख बोला, उस रात रूही को मैं किसी तरह बचा लिया था और जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया तो वहां पे मैं डॉक्टर से फुल बॉडी चेकअप करवाई थी रूही को, जिस कारण जब डॉक्टर ने रूही का ब्लड चेक किया था तब उन्हें ये ड्रग्स मिला था, तब मुझे उस बारे में पता चला था। जैसे ही अरमान ने अपनी बात को खत्म किया वैसे ईशान बोल पड़ा, लेकिन रूही के बॉडी में ये ड्रग्स कौन दे रहा था और कैसे? इस पे अरमान बोला, सुनीता और प्रिया का हाथ है इसमें, इसलिए रूही उनकी सारी बात सुनती थी क्योंकि उस ड्रग्स ने उस वक्त उस पे ड्रग्स का असर धीरे धीरे शुरू हो रहा था। आर्यन की इस वक्त सुनीता जी, प्रिया और दानिश पे बहुत गुस्सा आ रहा था। आर्यन अपना आप लगभग खोते हुए बोला, आज मैं इन दोनों माँ बेटी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, इनकी हमें जैसे हुई मेरी रूही के साथ यह सारी साजिश करने की, इसकी कीमत तो उन्हें चुकानी पड़ेगी। ये बोल वो स्टडी रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन अरमान उसका है पकड़ उसको शांत करते हुए बोला, आर्यन यह वक्त गुस्से से कया म लेने का नहीं बल्कि दिमाग से लेने का है। दानिश वापस आ गया है और इस बार वो आया तो जरूर कुछ ऐसा करने आया जिसे रूही बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए हम लोगों रूही पे ज्यादा ध्यान देना होगा। आज जो कुछ भी हुआ है वो आगे भी होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि रूही खुद इस लड़ाई को लड़े, उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बना होगा। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। अरमान स्टडी रूम से निकलकर सीधा रूही के कमरे में आ जाता है जहां ले मुस्कान पहले से ही थी और रूही से बात कर रही थी। अरमान डोर पे ही खड़ा रूही को देख रहा था जो अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। अरमान रूही को देखते हुए अपने मन में बोला, वाइफी इस बार वो इंसान मेरे हाथों से नहीं बचेगा जिसने तुम्हें वो बुरा सपना दिया है। पिछली बार तो वो बच गया था लेकिन इस बार नहीं, इस बार उसका खेल उसके साथ ही खेलूंगा। उसने तुम्हें जो दुख और तकलीफ दिया है उसको उसे कई गुना ज्यादा मिलेगा। जहां एक तरफ अरमान अपने मन में दानिश को उसकी औकात दिखाने वाला था, वही दानिश अपने रूम में हर चीज को इधर उधर फेंक रहा था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। वो दिल कर रहा था कि वो अभी अरमान को मौत के घाट उतार दे, हालांकि वो सिर्फ मन में ही सोच सकता है, हकीकत में तो उसे छू भी नहीं सकता था। सुनीता जी दानिश कमरे में साथ है, उन्हें देख दानिश जो कि अभी भी गुस्से से भोखलाया हुआ था उनकी तरफ देखते हुए बोला, आखिर कैसे वो आर्यन और ईशान रूही के इतने करीब आ गए हैं और उस अरमान को तो मैं छोड़ने वाला नहीं, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी रूह को छूने की। ये बोल वो अपने कमरे में फिर सामान को तोड़ने फोड़ने लगता है। सुनीता जी दानिश के पास आते हुए बोली, शांत हो जाओ बेटा, अभी हमारे पास बहुत से मौके हैं।
लेकिन ये बोलते ही सुनीता जी रुक जाती है। वही दानिश सुनीता जी की लेकिन सुनीता जी की तरफ देखता है और थोड़ा चिढ़ के बोला, लेकिन क्या मासी? ये बोलते वक्त भी उसके गुस्से में कोई कमी नहीं आई थी। तभी सुनीता जी अपने चेहरे पे थोड़ी परेशानी के साथ बोली, वो अरमान है न, वो आजकल बहुत ज्यादा ही रूही के करीब होते जा रहा है। ये ही नहीं, वो अब ज्यादा से ज्यादा रूही के साथ होता है और उसे कॉलेज से लेने भी वो खुद ही जाता है। वो हमारे काम में कबाब में हड्डी बन रहा है। रूही भी अरमान को पसंद करने लगी है, यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे। जैसे ही दानिश ने ये सुन उसके गुस्से के की कोई सीमा ही नहीं थी। वो सुनीता जी तरफ देखते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लगता है रूही अपना पनिशमेंट भूल गई है। लेकिन एक बार समय आ गया उसके अंदर मेरा दर भरने का। आज से 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो शायद भूल चुकी है और अब मैं वापस आ गया हूँ। अब रूही की शादी भी मुझे से होगी और सबसे बड़ी बात, मुझे फिर से उसको अपने कंट्रोल में लेना होगा। अपनी बात बोलते वक्त उसके चेहरे पे एक एविल स्माइल थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब रूही के साथ वो घटना हुई थी, जब अरमान भले ही रूही को बचा लिया था, लेकिन जब वो दानिश पे अपना वार करने वाला था तब दानिश ने उसका ध्यान रूही पे कर दिया। रूही के हाथ की नस कटी हुई थी जिसे दानिश ने ही कटा था और जैसे ही अरमान की नजर उसके हाथ पे गई वो दानिश को छोड़ रूही के पास चला जाता है और इस बात का फायदा उठा के दानिश वहां से भाग गया था। उसके बाद दानिश पूरे 3 साल बाद इंडिया वापस आया था, इसलिए उसके अंदर अरमान का ज्यादा खौफ नहीं था। वही दानिश की बात सुन सुनीता जी के चेहरे पे भी एक एविल स्माइल आ जाती है। भी मुस्कान रूही की तरफ देखते हुए बोली, रूही आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी? उसकी बात वो रूही मुस्कान की तरफ देखते हुए बोली, बेहोश और मैं, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं है? ये बोल वो उस पल को याद करने लगती है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वही मुस्कान रूही की इस कंडीशन को देख हैरान थी क्योंकि उसे पता था रूही की मेमोरी एक नॉर्मल लड़की से ज्यादा अच्छी थी। वो एक बार देख लेती या पढ़ लेती थी, वो उसे कभी नहीं भूलती थी। तो फिर आज यह अचानक से कैसे भूल रही है? मुस्कान एक बार फिर से कंफर्म करते हुए बोली, रूही क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम बेहोश कैसे हुई थी? उसकी बात पे रूही ने ना में सिर हिला देती है। मुस्कान ये देख कुछ नहीं बोलती है। वहीं बाहर खड़ी प्रिया भी रूही और मुस्कान की सारी बात सुन रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पे एक एविल स्माइल थी। वो अपने मन में ही बोली, बहुत जल्द तुम अपनी याददाश्त को दोगी, उसके बाद तुम्हारी यह प्रॉपर्टी मेरी होगी और तुम पागल खाने में। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पे डार्क एक्सप्रेशन था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी लेकिन उसके बावजूद उसके होठों पे एविल स्माइल थी। वो रूही मुस्कान की तरफ देखते हुए बोली, बेहोश और मैं, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं है? ये बोल वो उस पल को याद करने लगती है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वही मुस्कान रूही की इस कंडीशन को देख हैरान थी क्योंकि उसे पता था रूही की मेमोरी एक नॉर्मल लड़की से ज्यादा अच्छी थी। वो एक बार देख लेती या पढ़ लेती थी, वो उसे कभी नहीं भूलती थी। तो फिर आज यह अचानक से कैसे भूल रही है? मुस्कान एक बार फिर से कंफर्म करते हुए बोली, रूही क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम बेहोश कैसे हुई थी? उसकी बात पे रूही ने ना में सिर हिला देती है। मुस्कान ये देख कुछ नहीं बोलती है। वहीं बाहर खड़ी प्रिया भी रूही और मुस्कान की सारी बात सुन रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पे एक एविल स्माइल थी। वो अपने मन में ही बोली, बहुत जल्द तुम अपनी याददाश्त को दोगी, उसके बाद तुम्हारी यह प्रॉपर्टी मेरी होगी और तुम पागल खाने में। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पे डार्क एक्सप्रेशन था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी लेकिन उसके बावजूद उसके होठों पे एविल स्माइल थी। रूही और मुस्कान की बात सुन कमरे से बाहर निकल जाती है वो। रूही मुस्कान की तरफ देखते हुए बोली, बेहोश और मैं, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं है? ये बोल वो उस पल को याद करने लगती है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वही मुस्कान रूही की इस कंडीशन को देख हैरान थी क्योंकि उसे पता था रूही की मेमोरी एक नॉर्मल लड़की से ज्यादा अच्छी थी। वो एक बार देख लेती या पढ़ लेती थी, वो उसे कभी नहीं भूलती थी। तो फिर आज यह अचानक से वही उसके जाते ही रूही, जिसका ध्यान अभी तक मुस्कान पे थी, वो एक नजर अपने कमरे डोर पे देखती है जहां पे रूही ने कुछ समय पहले ही प्रिया की परछाई थी जो कि अब गायब थी। ये देख रूही के होठों पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो मुस्कान की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ये सब छोड़ो और तुम ये बातों कि तुम ये पे कैसे
उसकी बात पे मुस्कान को आर्यन का, उसके लिए उसका बिहेवियर, उसकी मदद करना और उसने जो कुछ भी आर्यन के बारे में सोचा था, जिसे सोच उसके होठों पे अपने आप ही एक मुस्कान आ जाती है। तभी एक बार फिर से रूही मुस्कान की तरफ देख बोली, अरे बातों भी कि तुम ये पे क्या कर रही हो, वो भी इतनी सुबह सुबह। उसकी बात मुस्कान एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसके साथ कल से लेकर आज सुबह तक क्या हुआ था वो सब उसे बात देती। इसके साथ उसने उसे ये भी बता दिया था कि उसने आर्यन और नोवेल के हीरो तक को कंपेयर कर दिया था। उसकी बात सुन रूही खिलखिलाकर कर हंस रही थी। वो खुद को बार बार सुबह मुस्कान की हालत को लेकर इमेजिन कर रही थी। उसे पता था उसकी ये दोस्त नोवेल की लेकर कितनी ज्यादा बायस है, जिस कारण उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। मुस्कान रूही के इस तरह से हंसने से काफी चिढ़ जाती है, जिस कारण वो वही रखा पिलो लेकर रूही की मरते हुए बोली, रूही की बच्ची अब चुप हो जा, माना कि मुझे सुबह गलती हो गई, लेकिन अब तू मेरा इस तरह से मजाक नहीं बना सकती है। तू मेरी दोस्त है, तुझे क्या पता सुबह मेरी हालत क्या थी और तू हंस रही है। वही बाहर आर्यन और ईशान के साथ अरमान भी खाद था। वो तीनों ये रूही से मिलने आए थे। उन लोगों ने मुस्कान की पूरी बात सुन ली थी, जिसे सुन जहां आर्यन के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था तो ईशान भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पा रहा था। अरमान की नजर तो बस रूही पे थी, जो ज्यादा हंसने के कारण उसके चेहरा हल्का लाल हो गया था, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही। हंसने के कारण रूह की आंखें आधी खुली हुई और आधी बंद थी। उस वक्त रूही किसी डोल की तरफ दिख रही थी। वो दोनों अभी हंस ही रही थी कि तभी उन्हें किसी और के भी हंसने की आवाज आती है, जिसे सुन वह दोनों डोर की तरफ देखते हैं जहां पे आर्यन, ईशान और अरमान खड़े थे। ईशान हंसते हुए बोला, ओ माय गॉड रूही, हमें नहीं पता था तुम्हारी ये दोस्त इतना खतरनाक भी कुछ सोच सकती है। मतलब तुम्हारी दोस्त ने आर्यन भाई को इनडायरेक्ट तरीके से डायरेक्ट ही भाई को खलनायक बोल दिया है। ये बोल वो फिर से हंसने लगता है। वही आर्यन घूर के मुस्कान को देखता है, जैसे बोल रहा हो, तुम्हार वजह से ये लोग मुझे पे हंस रहे हैं, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। वही आर्यन की ऐसी घूरती हुई नजर को मुस्कान महसूस कर लेती है, जिसे वो थोड़ी डर जाती है। विहार मन बोली, बेटा मुस्कान तू तो गई काम से, मतलब अब ये डेविल मुझे छोड़ेगा नहीं। फिर खुद से बात करते हुए बोली, है भगवान प्लीज अपनी इस बच्ची पे ध्यान हो, वरना यह इंसान मुझे आपके पास भेज देगा। आर्यन फिर रूही की तरफ देख बोला, प्रिंसेस अब तुम्हें कैसा लग रहा है। उसकी बात सुन रूही अपने चेहरे पे हल्की स्माइल लिए बोली, भाई अब मैं ठीक हूँ। अब आर्यन रूही के सर पे हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है आज आप घर पे ही रहकर आराम करो। लेकिन रूही आर्यन की बात सुन बोली, भाई आज मुझे मॉम के कंपनी जाना होगा, वहां पे कुछ महीनों से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसे मुझे देखना होगा। उसकी बात वो अरमान उसे मना करते हुए बोला, डोल तुम आज कहीं भी नहीं जाओगी, तुम्हें आराम कर चाहिए, अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। मैं तुम्हें कल खुद कंपनी लेकर जाऊंगा, फिलहाल के लिए आज तुम आराम करो। ये बात अरमान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में बोलता है, जिसे एक पल के रूही और मुस्कान सहम जाते हैं। ईशान और आर्यन भी अरमान की बातों में हामी भर देते हैं। फिर ईशान थोड़ा खुद होते हुए बोला, प्रिंसेस तुम अकेले क्यों जाओगी, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ कंपनी देखने। आखिर हमें भी पता चले कि मॉम ने ऐसा कौन सा कंपनी स्टार्ट किया है जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता है। उन लोगों की बात सुन रूही अपना सर हाँ में हिला देती। फिर वो मुस्कान की तरफ देख बोली, मुस्कान मिस्टर सिंह को फोन करके बोल दो कि हम कल कंपनी आ रहा है और हमारे आने को बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कल मुझे कंपनी के इन्वेस्टर्स से मिलना है, तो उन्हें बोल दे कि वो सभी इन्वेस्टर्स को कंपनी के मीटिंग के लिए इनवाइट करे। साथ ही साथ मुझे बोर्ड मेंबर की डिटेल्स भी चाहिए। उसकी बात पे मुस्कान हाँ में सिर हिला देती है। अब तक आर्यन, ईशान और अरमान भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। अरमान किसी को कॉल कर पूछता है, क्या तुम्हें डॉक्टर के बारे में पता चला है क्या? दूसरी साइड से आवाज आती है, बॉस हमने उन्हें कांटेक्ट किया है लेकिन अब तक उन्होंने ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। उसकी बात पे अरमान अपने हाथे पे 2 उंगली से सहलाते हुए बोला, ठीक है लेकिन मुझे वो जल्द से जल्द चाहिए। दूसरी तरफ से ओक बॉस बोल फोन कट हो जाता है। उन लोगों की बात सुन रूही अपना सरहा में हिला देती। फिर वो मुस्कान की तरफ देख बोली,
मुस्कान मिस्टर सिंह को फोन करके बोल दो कि हम कल कंपनी आ रहा है और हमारे आने को बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कल मुझे कंपनी के इन्वेस्टर्स से मिलना है, तो उन्हें बोल दे कि वो सभी इन्वेस्टर्स को कंपनी के मीटिंग के लिए इनवाइट करे, साथ ही साथ मुझे बोर्ड मेंबर की डिटेल्स भी चाहिए। उसकी बात पे मुस्कान हाँ में सिर हिला देती है। अब तक आर्यन, ईशान और अरमान भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। अरमान किसी को कॉल कर पूछता है, क्या तुम्हें डॉक्टर के बारे में पता चला है क्या? दूसरी साइड से आवाज आती है, बॉस हमने उन्हें कांटेक्ट किया है लेकिन अब तक उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। उसकी बात पे अरमान अपने हाथे पे 2 उंगली से सहलाते हुए बोला, ठीक है लेकिन मुझे वो जल्द से जल्द चाहिए। दूसरी तरफ से ओक बॉस बोल फोन कट हो जाता है। आर्यन अरमान के कंधे पे हाथ रखते हुए पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला डॉक्टर के बारे में? उसकी बात पे आर्यन नामे सिर हिला देता है और बोला, आज तक जितने भी लोगों ने डॉक्टर को देखा है वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि डॉक्टर की डेथ हो चुकी है, लेकिन मुझे यकीन है कि डॉक्टर जिंदा है। आर्यन भी अरमान के कंधे पे हाथ को रखते हुए बोला, मुझे पूरा यकीन है कि हम डॉक्टर बहुत जल्द मिल जाएगी। वह साइड कोन में एक इंसान खड़ा होकर उन तीनों की बातों को सुन रहा था। उसके चेहरे पे इस वक्त इस कुटिल मुस्कान थी। वो अपने मन में बोला, ढूंढो ढूंढो अरमान डॉक्टर को, वैसे भी वो तो एक ऐसी डॉक्टर है जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। मैंने पिछले 3 साल से उस डॉक्टर पे नजर बना के रख है, लेकिन वो इंसान मुझे आज तक कहने नहीं मिला। इनफैक्ट जो भी उस डॉक्टर से इलाज करवाते हैं वो लोग भी हमेशा इसकी पहचान हाइड करके रखता है। दानिश ये सब इसलिए जानता था क्योंकि उसके एक फ्रेंड के दोस्त के पापा को हार्ट सर्जरी डॉक्टर से ही करवाया था। इस बारे में उसके दोस्त ने बताया था, लेकिन उन लोग ने भी डॉक्टर का चेहरा नहीं देखा था। दानिश अरमान और आर्यन को देख मुस्कुरा रहा था। उसके बाद वो एक नजर रूही के कमरे को देख दानिश तिरछा मुस्कुरा देता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ रूही अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसे अपनी आंखों के सामने उसके पिछले जन्म की कुछ सीन फ्लैश होता है। फ्लैशबैक जब रूही का किडनैप हुआ था तभी उसकी मुलाकात दानिश से होता है। रूही जब दानिश को अपने सामने देखता है तो उसके अंदर से बहुत डर लगने लगता है। उसे याद आने लगता है कैसे दानिश ने उसकी आंखों के सामने ही किसी लड़के की जान ली थी। उसके साथ ही उसने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी, जिस कारण रूही के सर पे पसीने के बूंद आ जाती है। इसके होठ कांपने लगते हैं। उसका शरीर डर से जम गया था। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। तभी उसके कान में दानिश की आवाज आती है जो बोल रहा था, क्या हुआ रूह, मुझे इतने साल बाद देख तुम डर क्यों रही हो? क्या तुम्हें आज भी वो रात याद है? रूही इसके सवाल को कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन उसमें कुछ बदल रहा था। वो था उसका आंखें जो कि अब धीरे धीरे लाल हो रही थी, क्योंकि रूही को अब ये याद आ रहा कैसे इस इंसान ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, उसको हाथ लगाया था, जिसे अब उसकी आंखों में एक म्यूडस इंटेंशन साफ साफ देखी जा सकती थी। दानिश रूही की आंखों को देखते हुए बोला, ओ मेरी रूह को गुस्सा आ रहा है, लेकिन रूह में तुम्हें एक बात बताना भूल गया को तुम्हारे बड़े भैया है न, क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, आर्यन। तुम्हें पता आज मैं उस आर्यन को मार दिया। जैसे ही रूह ने उसकी बात सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अब मानो उसके अंदर जान ही नहीं थी। तभी दानिश ने उसके हाथ जो कि चेयर से बंधे हुए थे वो उन्हें खोल देता है। वही जब रूही ने यह महसूस किया तो उसे दिमाग में फिर से 3 साल पहले वाला समय का सिनेरियो दिखने लगता है। वही दानिश रूही के हाथों को खोल एक झटके से अपने करीब खींच लेता है, जिसे रूही सीधा दानिश के सीने से टकराने वाली थी, लेकिन अपने हाथ से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है। तभी दानिश धीरे धीरे करके रूही के करीब जाने लगता है और रूही उसे धक्का देने लगती है, लेकिन दानिश पे उसका कोई असर नहीं होता है। इसलिए रूही अब सीधा अपने घुटने से दानिश के प्राइवेट पार्ट के किक करती है, जिसे दानिश उसे दूर हो जाता है और लड़खड़ा जाता है। रूह वहां से भागने को होती है, लेकिन वो भाग पाती उसे पहले ही दानिश रूही के पैरों को पकड़ के अपने तरफ खींच लेता है, जिसे रूही नीचे मुंह के बल गिर जाती है। इस बात का फायदा उठा एक बार फिर दानिश रूही को बोलता है, तुम्हें क्या लगता तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है जी तुम मुझे से लड़ सकती है? फिर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हारे 16 साल की तब से ही हम तुम्हें एक ऐसा ड्रग्स दे रहे जिससे तुम्हारे अंदर की ताकत खत्म हो रही है और तुम अपनी याद भी भूलने लगी हो।
आज तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें जो ड्रग्स दे रहे वो बहुत ही स्लो काम करता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा यह है कि वो किसी की भी ताकत को उसके शरीर से अलग करने लगता है। जैसे ही रूही ये सुनती है और तुम्हें पता ये ड्रग्स भी हम लोग तुम्हें दे रहे थे वो तब से जब तुम 16 की थी, तो सोचो अभी तक उस ड्रग्स का असर कहाँ तक होगा, अभी तुम कितनी कमजोर हो गई हो। रूही जैसे से इस ड्रग्स के बारे में सुनती है तो उसे याद आता है इस ड्रग्स को बनाने वाली इंसान रूही खुद है। उसे पता था इस ड्रग्स कोई भी आप यदस्त खोने में लगभग 5 साल लगते हैं। इस ड्रग्स के पहले स्टेज में इंसान अपनी छोटी छोटी चीज को भूलने लगता है, ऐसे ही इसके 5 स्टेप होते हैं। लास्ट स्टेप में इंसान खुद की पहचान तक को भूल जाते हैं। उनका दिमाग एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो जाती है जिसे ना ही बोलने आता है और ना ही कुछ समझ आता है। जिसे भी इस ड्रग्स को दिया जाता है वो अपने पास्ट को भूल जाता है, उसका दिमाग खाली होके एकदम जीरो पे चला जाता है। दानिश जब रूह को अपनी सोच में घूम देखता था एक बात फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जैसे ही रही को यह एहसास होता तो वो एक बार फिर से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो देखती है वो दानिश के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा तभी वो अपनी नजर इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे आप बगल में एक पॉकेट मनी दिखता है जिसे देख रूही जल्दी से उस नाइफ को अपने हाथ में ले लेती है और एक झटकते में दानिश से गले के आर पार कर देती है। वही जब रूही ने यह महसूस किया तो उसे दिमाग में फिर से 3 साल पहले वाला समय का सिनेरियो दिखने लगता है। वही दानिश रूही के हाथों को खोल एक झटके से अपने अभी तुम कितनी कमजोर हो गई हो। रूही जैसे से इस ड्रग्स के बारे में सुनती है तो उसे याद आता है इस ड्रग्स को बनाने वाली इंसान रूही खुद है। उसे पता था इस ड्रग्स कोई भी आप यदस्त खोने में लगभग 5 साल लगते हैं। इस ड्रग्स के पहले स्टेज में इंसान अपनी छोटी छोटी चीज को भूलने लगता है, ऐसे ही इसके 5 स्टेप होते हैं। लास्ट स्टेप में इंसान खुद की पहचान तक को भूल जाते हैं। उनका दिमाग एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो जाती है जिसे ना ही बोलने आता है और ना ही कुछ समझ आता है। जिसे भी इस ड्रग्स को दिया जाता है वो अपने पास्ट को भूल जाता है, उसका दिमाग खाली होके एकदम जीरो पे चला जाता है। दानिश जब रूह को अपनी सोच में घूम देखता था एक बात फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जैसे ही रही को यह एहसास होता तो वो एक बार फिर से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो देखती है वो दानिश के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा तभी वो अपनी नजर इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे आप बगल में एक पॉकेट मनी दिखता है जिसे देख रूही जल्दी से उस नाइफ को अपने हाथ में ले लेती है और एक झटकते में दानिश से गले के आर पार कर देती है, जिसे दानिश की तुरंत ही मौत हो जाती है। उसके बाद रूही उसे खुद पे से धक्का देते हुए उठ जाती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे जगह से बाहर आती है उसे वहां से बाहर आके अभी 5 मिनट ही हुआ था कि तब तक सुनीता और प्रिया उस जगह आ जाते हैं। जैसे ही उनकी नजर उनके सामने जाती है तो दोनों शोक हो जाते हैं। वही प्रिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि जिसे दानिश की तुरंत ही मौत हो जाती है। उसके बाद रूही उसे खुद पे से धक्का देते हुए उठ जाती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे जगह से बाहर आती है उसे जिस तरह से आर्यन और ईशान रूही से प्यार करते थे उसी तरह से दानिश भी प्रिया से प्यार करता था, लेकिन आज रूही की वजह से उसका वो इकलौता भाई भी मारा गया। सुनीता जी तुरंत किसी को कॉल करती है और बोली रूही यहाँ से भाग गई है, किसी भी तरफ उसे ढूंढो। उसकी बात सुन सामने वाला इंसान बोला ठीक है, मैं अभी अपने गार्ड्स को उस जगह फैला देता हूँ जिसे हम उसके बारे में पता चल सके। रूही बेसुध से जंगल में भागती थी, ज्यादा तक जाने के कारण वो झाड़ी में छुप जाती है। उसके बाद क्या हुआ वो आप लोग ने चैप्टर 1 में पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा था तो एक बार जरूर पढ़े। रूही अपनी सेंस में आती है और एक बार फिर से रूही की आंखों में खून उतर आता है। फिर उसे याद आता है कैसे वो रेगुलर ड्रग्स की जगह उसका एंटीटोज लेती है, जिसे सोचकर उसके होठों पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। जिस दिन रूही को रिबीर्थ के बारे में पता चला था उसने उस ड्रग्स को एंटीटाइड से एक्सचेंज कर दिया था। तब से रूही जो भी खाना खाती है वो उस ड्रग्स का एंटीटोड ATX05 है, जिसे वो लोग रूही के खाने में मिला के दे रहे थे। इसलिए रूही के ऊपर अब तक उस ड्रग्स का असर नहीं हुआ था और जो भी को भूल रही थी वो उसके रिबॉट के कारण फिर से उसको याद गया था। शाम का वक्त आज अरमान, आर्यन और ईशान जल्दी ऑफिस से आ गए थे। इस वक्त हॉल में मुस्कान, अरमान, आर्यन और ईशान थे। तभी वहां पे दानिश आता है। वो रूही की तरफ देख बोला
रूह, तुम्हें आज सुबह क्या हो गया? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? एक्सक्यूज में मिस्टर दानिश शर्मा, आपको कोई हक नहीं है मुझे रूह बोलने का। वो सिर्फ मुझे वही लोग बोल सकते हैं जिन्हें मैं ये हक देती हूँ। और रही बात की, तो मैं पहले ही आपको बता दूं, आप यह आज से 3 साल पहले ही को दिए हो। और एक बात, मुझे अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत करना। रूही की बातों को सुन दानिश को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रूही सबके सामने ही उसकी इंसल्ट कर रही थी। वो रूही को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कुछ भी कर नहीं सकता था। वही उसे इस बात से ज्यादा हैरान था कि रूही को 3 साल पहले वाली रात कैसे याद है, जबकि उसकी याददाश्त तो चली जान चाहिए था। वही अरमान भी यही सोच रहा था कि रूही को उस रात के बारे में कैसे याद गया। वही आर्यन और ईशान उसकी तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि रूही को फिर से पैनिक अटैक आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे वो लोग रिफ्लिफ फील कर रहे थे। लेकिन दानिश के जाते ही रूही के चेहरे पे फिर से पसीना आने लगता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसको आंखें लाल हो गई थी। सब लोग उसको इस तरफ देख परेशान हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या करे। वही जैसे ही मुस्कान ये देखती है तो जल्दी से ऊपर की तरफ भागती है। जैसे ही नीचे आती है, उसके हाथ में एक इंजेक्शन थी, वो जल्दी से उसे रूही के बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिसे कारण रूही आपकी आंखों को बंद कर लेती है। उसका सर सोफे के हेडरेस्ट से टीका हुआ था, उसकी कंडीशन अब नॉर्मल हो रही थी। वही आर्यन जब ये देखता है कि उसकी बहन ने अचानक से पैनिक होना बंद कर दिया, जिसे देख उसको समझ नहीं आता कि अभी अभी उसे हुआ क्या। विव ऐसे अचानक वो आगे कुछ बोलता, रूही अपनी आंखों को खोल देती है। इस बार रूही बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, उसकी आंखें जो अभी कुछ देर पहले तक लाल थी वो अब नॉर्मल हो चुकी थी। रूही आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, भाई ये आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? रूह ने ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कही थी। उतना बड़ा धमका आर्यन के ऊपर हुआ था एलजी। फिर वो जल्दी से खुद को संभाल के रूही के बगल में बैठ जाता है और उसके सिर ले हाथ फेरने लगता है। रूही आर्यन का हाथ पकड़ते हुए बोली, भाई मुझे आपको और ईशान भाई को एक बात बताना था, उसके बाद मैं इस बात को पूरे फैमिली वालों को बताऊंगी। उसकी बात वो रूही अपनी जगह से खड़े होते हुए सीधा अरमान के बगल में बैठ जाती और फिर ईशान को आर्यन के बगल में बैठने बोल देता है। ईशान भी अभी बहुत ज्यादा ही सीरियस लग रहा था, लेकिन आर्यन चाहे जितना भी सीरियस क्यों ना, उसने जब ईशान को अपने और मुस्कान के बीच बैठने को हुआ था, लेकिन वो अभी बैठ पता आर्यन मुस्कान की तरफ देख फिर उसकी तरफ खिंचक जाता है, जिसे अब मुस्कान आर्यन के बगल में थी। उसके गाल हल्के लाल होता थे, लेकिन जो अपने एक्सप्रेशन को जल्दी शो करे वो मुस्कान कैसे हो सकती है। रूही एक नजर सबको देखती है, फिर वो अरमान की तरफ देख उसको खड़े होने को बोलती, हाँ उसका साथ ओह खुद भी खड़ा हो जाता है। रूही सबकी तरफ देखती है, फिर बोली, हम दोनों ने शादी कर ली है। रूही एक नजर सबको देखती है, फिर वो अरमान की तरफ देख उसको खड़े होने को बोलती, हाँ उसका साथ ओह खुद भी खड़ा हो जाता है। रूही सबकी तरफ देखती है, फिर बोली, हम दोनों ने शादी कर ली है। बैंग बूम, जितनी आसानी ने रूही ने यह बात कही थी, उसने बड़ा बॉम्ब वहां बैठे आर्यन, मुस्कान और ईशान के ऊपर गिरा था। बेचारा ईशान तो इस शोक को झेल ही नहीं पाया और सीधा सोफे से धर्म को आवाज के साथ नीचे गिर गया, लेकिन फिर वह अपनी शोक से बाहर नहीं आया। वो अभी भी एक तक कभी रूही को देखता तो कभी अरमान। इस वक्त ईशान ऐसा लग रहा जैसे उसके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। वो रूही की तरफ देख बेख्याली में ही बोल पड़ा, प्रिंसेस क्या तुम्हें यही राक्षस मिला था मेरे जीजू के रूप में? अरे एक मुझे बोल के तो देखते, मैं तुम्हें इस ज्यादा हैंडसम लड़के से मिलवाता। उसने जैसे ही यह कहा, उसे अपने ऊपर 4 जोड़ी आंखें घूरते हुए महसूस हो रही थी। इसने अपना चेहरा ऊपर किया तो पाया रूही और अरमान उसे ही घूर रहे। रूही ईशान की तरफ देख बोली, भाई यह आप क्या बोल रहे? वही अरमान तो ईशान को खा जाने वाली नजर देख रहा था, जैसे कह रहा हो, लगता है तुम्हें अपनी आत्मा अपने शरीर में अच्छी नहीं लग रही, बोलो तो मुक्ति कर दूं। ईशान भी अरमान की नजरों का मतलब अच्छे से समझ गया था। फिर वो अपनी बतीसी दिखते हुए बोला, अरे अरमान भाई आप तो बुरा मान गए, वैसे आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। फिर मन में बोला, बिल्कुल ब्यूटी एंड द बीस्ट की तरह। वही आर्यन रूही की तरफ देख बोला,
प्रिंसेस तुमने ने शादी कब की और तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। हम लोग आपको माना नहीं करते, इनफैक्ट हमने तो आपकी शादी को बहुत बड़े फेस्टिवल की तरह करने का सोचा था, लेकिन आपने हमारे सपनों पे पानी फेर दिया। जैसे ही रूही ने आर्यन की बात सुन वो अरमान के साथ आर्यन के पास आई और अपने घुटने के बाल बैठ गई और आर्यन के हाथों के अपने हाथ में लेकर बोली, हम जानते कि हमने आपसे ये बात छुपा के गलती कर दी, प्लीज हम माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं आपके सपने तोड़े हैं, लेकिन आप फिक्रे के मत कीजिए, हम लोग फिर से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे और यही नहीं, हम उसी दिन को हमारे रियल मैरिज डेट भी अनाउंस करेंगे। ये सब बात बोलते वक्त रूही की आंखों में आंसू था और उसका गला भारी हो गया था। जब अरमान ने देख कि रूही रो रही है तो उसने घूर के आर्यन को देख, जैसे कैसे हो साले, अपना ड्रामा बंद कर, मेरी वाइफ रो रही, अगर उसके एक भी नीचे गिरा तो देख ले मैं तेरे साथ क्या हूँ। अरमान की अच्छे से पता था कि आर्यन गुस्सा होने का नाटक करता है, क्योंकि अरमान ने उसको अपनी शादी की बात पहले दिन ही बता दी थी, लेकिन फिर वो रूही को टीस करने के लिए गुस्से का नाटक कर रहा था। आर्यन भी अरमान की घूरती हुई नजर को खुद पे महसूस कर लिया था। उसने एक नजर अरमान की देख फिर खुद में ही बोला, क्या जलाद इंसान है ये, मेरी बहन है, उसके साथ में मजाक भी नहीं कर सकता क्या अब हूँ। फिर वो रूही की तरफ देख बोला, प्रिंसेस आप तो रोने लगे, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, और वैसे भी आपके लिए अरमान से परफेक्ट इंसान कोई नहीं है, वो हमेशा से आपको प्यार करता आया है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन ने अपने लिए एक ऐसे इंसान को चुना है जो सिर्फ उसका है। और वैसे भी मुझे पहले से ही तुम्हारी शादी के बारे में पता था, अरमान ने मुझे उसी दिन इस बारे में बता दिया जिस दिन तुमने उससे शादी की थी। रूही यह सुन हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो भाई, अगर आपको पता था तो फिर अभी ये सब आप क्यों बोल रहे थे। उसकी बात आर्यन हल्का सा हंसते हुए बोला, क्योंकि मेरा मूड तुम्हें थोड़ा सा परेशान करने का था, लेकिन तुम्हारा ये डेविल पति और मेरा डेविल दोस्त है न, जिसे तुमसे बात करने पे भी जलन होती है। देखो देखो कैसे घूरता, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कच्चा ही खा जाएगा। उसकी बात पे अरमान बोला, मेरा टेस्ट इतना भी बेकार नहीं को मैं तुम्हें खाऊं। जहां अरमान की इस बात आर्यन मुंह बना के अरमान को घूर रहा था, तो वही रूही, ईशान और मुस्कान हंसने लगते हैं। जब मुस्कान देखती है सब लोग अब हंस रहे तो वो रूही की तरफ देख बोली, ओ हेलो मिस, नहीं मिसेज मालिक, अगर आपका भाई पुराण खत्म हो गया हो, अब जरा हम भी बताओ कि तुम अब हमारी टीम को क्या आंसर करने वाली हो। मैं जा रही हूँ अपने गैंग को बताने की कि तुमने शादी कर ली है, उसके फिर तुम रोहित से खुद ही निपट लेना। जैसे ही मुस्कान ने रोहित का नाम लिया तो रूही ने जल्दी से उसके पैर पे अपने पैर को रख के दबा देती है, जिसे मुस्कान की चीख निकल जाती है। फिर वो एक नजर रूही को देखती है, फिर अपने आसपास देखती है जहां पे सब लोग उसको देख रहे थे। तभी आर्यन बोला, ये रोहित कौन है। उसके सवाल को सुन मुस्कान को समझ आता है कि उसने क्या किया है। फिर वो जल्दी से बात को संभालते हुए बोली, रोहित कौन रोहित। तभी ईशान बोला, अभी तो तुमने प्रिंसेस रोहित के नाम से धमकाया था। उसकी बात सुन मुस्कान झूठी हंसी हंसते हुए बोली, मैंने रोहित नहीं राही बोलने वाली थी, वो मेरी जुबान से जल्दी जल्दी के चक्कर में राही की जगह रोहित निकल गया। उसकी बात सुन अब किसी ने कुछ कहा, तभी ईशान बोला, लेकिन प्रिंसेस की दोस्त तो सिर्फ तुम हो न, फिर यह राही कौन है। ईशान के सवाल का जवाब देते हुए रूही बोली, भाई वो अभी कॉलेज में नई आई है, वो भी हमारी दोस्त से, इसलिए आप लोग अभी उससे मिले नहीं है। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए।